भारत में अगर कोई इंसान सड़क पर आराम से जा रहा होता है और सामने अगर उसे पुलिस दिख जाती है तो भले ही उसने कोई गलती की भी ना हो, वो अपना रास्ता बदल लेता है। मानो किसी काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया हो या फिर मानो उसने किसी भूत प्रेत को देख लिया हो। वही अगर ये इंसान सड़क से किसी आर्मी की ट्रक और उसमें बैठे सोल्जर्स को जाते देखता है तो उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग उमड़ पड़ती है और कुछ केसेस में तो वो इन्हें सड़क किनारे खड़े होकर सैल्यूट करने तक को तत्पर हो जाता है। पर उनके इस भेदभाव या यूं कह ले उनके इस डर के पीछे का कारण क्या है? क्यों एक तरफ करोड़ों भारतीयों आर्मी पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं तो वही दूसरी तरफ पुलिस से इतनी नफरत करते हैं या डर कि उन्हें अपने रास्ते में देखना तक नहीं चाहते हैं। भारतीय पुलिस ऐसी कौन सी सींग अपने माथे पर लगाई घूमती है कि जनता उनसे इतना डरती? क्यों जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिस फोर्स पर आज जनता को ही भरोसा नहीं है? और क्यों फिल्मों में पुलिस के हीरोगिरी पर तालियां और सीटियां बजाने वाले जनता असल जिंदगी में पुलिस को अपना दुश्मन समझते हैं? आज के इस वीडियो में हम सभी इन सारे सवालों का ही जवाब तलाशने वाले हैं और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि ये सब की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। साल 1857 में भारत के अंदर एक बड़े स्तर पर सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। इस पूरे विद्रोह में ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने किसी तरह इस पूरे विद्रोह पर काबू तो पा लिया था, लेकिन उन्हें लगातार इस बात का डर सता रहा था कि कहीं ऐसा विद्रोह दोबारा ना शुरू हो जाए और उन्हें भारत से हाथ ना धोना पड़े। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक्ट पारित किया, द इंडियन पुलिस एक्ट 1861। दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट बनाया वो ये कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे, उसको मार कर, पीट कर, दबा कर, कुचल कर कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए। तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। आपको मालूम है 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी। किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी। आर्मी रखी, सेना होती थी, पुलिस नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी। अपने ही लोगों को मारना, पीटना, दबाना, धमकाना ये कौन करता है? कोई राजा अपनी प्रजा को यह अत्याचार करेगा? लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट। और उसमें जो आधार दिया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा, किसी भी भारतीय नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। माने कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी दिन गला पकड़ के आपको लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ पिटते रहिए। और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका। और आज जब इस एक्ट को 150 साल से भी ज्यादा हो गए कि फिर भी भारत में ये एक्ट पुलिस द्वारा फॉलो किया जाता है और इसीलिए आज भी आप पुलिस के हाथ में लाठी और डंडा देखते हैं जो कि ब्रिटिश काल में लोगों को मारने पीटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। आज अंग्रेज भारत से जा चुके पर उनके द्वारा लाया गया डंडा आज भी भारतीयों की कमर तोड़ने में काम आ रहा है। और इस तरह आपको ये पहला कारण समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों आज भारत की जनता पुलिस से इतनी डरती है। पर ये एक्ट बस इस पूरी समस्या का इकलौता कारण नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार श्याम नाम का एक आदमी अपने बाइक से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बाइक आकर टक्कर मार देती है और टक्कर मारने के बाद उस बाइक पर बैठा नौजवान उसके पास आकर उसे 2 थप्पड़ भी जड़ देता है। मानो इसमें गलती श्याम की ही थी। अब बेचारा श्याम जो कि उम्र में 45 साल का था अपने नजदीकी थाने में इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है और वहाँ उस लड़के का बाइक का नंबर बताता है, जिसके बाद पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं है, उस शहर का एमएलए का बेटा था। अब जब अगले दिन श्याम पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस उसे जस्टिस दिलाने के बजाय उसे हैरास करना शुरू कर देती है। उस पर ये दबाव बनाने लगती है कि वो अपना एफआईआर वापस ले ले, इसी में उसकी भलाई है क्योंकि जिसके खिलाफ उसने कंप्लेंट दर्ज करा है वो इस शहर का एमएलए का बेटा है और वो क्या पुलिस भी चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ, पर वो लड़का श्याम के साथ कुछ भी कर सकता है। अब इतना सुनने के बाद श्याम ना चाहते हुए भी अपना केस वापस ले लेता है और मन ही मन पुलिस को कोसते हुए घर वापस चला जाता है। अब वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है पर ऐसे केसेस भारत के अंदर हजारों लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं जिसमें पुलिस बस नेताओं के हाथ की कठपुतली बन के रह जाती है। कभी वो इन्हें आंदोलन करते लोगों की आवाज शांत कराने में इस्तेमाल करते तो कभी उनके द्वारा जनता पर लाठी चार्ज करवा कर वो उनका मुंह बंद कराने की पुरजोर कोशिश करते। और बेचारी जनता भी क्या करे, उनके पास डिफेंस का तो कोई राइट होता ही नहीं है। अगर वो इन्हें लाठी चार्ज करने से रोकती है तो फिर उन पर पुलिस के काम में दखल अंदाजी के केस लगाकर जेल के अंदर डाल देंगे। और ये भारत के किसी
एक स्टेट की कहानी नहीं है बल्कि हर स्टेट की यही कहानी है। हाँ, पर ये सब में दोष सिर्फ पुलिस का नहीं है। ज्यादातर केसेस में वो मजबूर होते हैं, वो चाहकर भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर पाते। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर नेताओं के अगेंस्ट जाकर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना चाहता है तो फिर कुछ ही समय में उनका एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह और तीसरे जगह से चौथे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो या तो रिटायर्ड ना हो जाए या फिर नेताओं के आगे घुटने ना टेक दे। अब 1991 बैच हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर अशोक खेमका का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इन्हें अपने 28 साल के वर्क पीरियड में टोटल 53 टाइम्स ट्रांसफर किया गया, यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल 2 डिफरेंट जगह ट्रांसफर। अब 1860 से लेकर 2023 तक पुलिस के जॉब में काफी इवोल्यूशन हो चुका है, पर आज भी उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग, ड्यूटी एक्सेट्रा चीजें सेम है। कहीं दंगा भर का पुलिस को भेज दिया गया, कहीं गोलीबारी हुई पुलिस को लगा दिया गया, कहीं ड्रग रैकेट पकड़ा गया, इसमें भी पुलिस को काम पर लगा दिया गया। नेताजी की रैली हुई, यहाँ भी पुलिस की ड्यूटी, MLA साहब की सुरक्षा करनी और उनका घर का काम करना है, यहाँ भी पुलिस लगा दो। मतलब एक ही पुलिस से सारे तरीके के काम करा लिया जाते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? जनता की गाली। यानी कि वो जिनके लिए पूरी दिन मेहनत करते, अंत में वो ही इनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और इनमें से कांस्टेबल की हालत तो और बुरी होती है। उन्हें ना तो अच्छी सैलरी दी जाती है और ना ही प्रमोशन। उन्हें अपने 35 वर्ष की ड्यूटी में मात्र एक बार प्रमोट किया जाता है। अब जब पुलिस की नौकरी में लोगों को ग्रोथ ही नहीं दिखती है तो वो इसे ज्वाइन क्यों करना चाहेंगे? और इसलिए आज भी पुलिस लाइन में 22% वैकेंसीज खाली है और पुलिस पॉपुलेशन रेशियो भी जहां 220 पुलिसमैन पर 1 लाख होने चाहिए वो 147 पर 1 लाख है। साल 1996 में एक्स DGP रहे मिस्टर प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की, जिसका एम था 1860 में ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किए गए पुलिस एक्ट को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना। और खुशी की बात यह थी कि उनके इस PIL को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। और उन्होंने 7 ऐसे डायरेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किए जो कि इंडियन पुलिसिंग सिस्टम में एक रिवोल्यूशन काम करती। अब सारे स्टेट गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का वादा तो कर दिया था, पर बाद में जब इस पर जांच कमेटी बैठी तो पता चला ज्यादातर स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को नजरअंदाज कर दिया था। पर आज भी अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अमल में लाती है तो इससे इंडियन पुलिस फोर्स में एक बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा हर राज्य के सरकार को कुछ ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए जिसमें वो बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए उन्हें प्रमोशन दे, ताकि इससे उनका मनोबल ऊंचा हो और वो इस उम्मीद में अपनी ड्यूटी करे कि अगर वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहे तो वो और आगे तक जा सकते हैं। और अंत में सरकारों को पुलिस ऑफिसर्स के हेक्टिक शेड्यूल पर काम करने की जरूरत है। आमतौर पर भारतीय पुलिस को इतना सारा काम पकड़ा दिया जाता है कि वो अपना काम कभी पूरी एफिशिएंसी के साथ कर ही नहीं पाते। एक तरफ जहां लोग 8 से 10 घंटे काम करते, उन्हें 16 से 18 घंटा तक काम करना पड़ता है। वही त्योहारों में जहां एक आम इंसान अपनी छुट्टियां का आनंद उठाता है, एक पुलिस ऑफिसर उस दिन जाग कर पूरी रात ड्यूटी करता रहता है। तो ये बेहद जरूरी है कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह 8 आवर वर्क इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए त्योहारों के समय पर भी वो चंद पल अपने परिवार के साथ बिता सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूले और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।